किसी ने सच ही कहा है, जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। सोचिए, एक आम सा परिवार जो सूखे की वजह से अपना गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, जहां ना बिजली है ना पानी, वहां से निकलकर एक ऐसी कंपनी खड़ी करना जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स के पसीने छुड़वा दे। आज के इस डीप डाइव केस स्टडी में हम बालाजी वॉल्फर्स के उस असंभव से लगने वाले सफर, उनकी ऑपरेशनल ब्रिलियंस और उनकी मैसिव स्केलिंग के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटे से काम को विशाल स्तर पर ले जाकर पूरे मार्केट का रुख बदला जा सकता है। जरा इन दो हालातों को कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ है 1970 के दशक का धुंधराजी गांव, भीषण सूखा, घर में ना बिजली थी, ना आने जाने के लिए एक पुरानी साइकिल, गुजारा चलाने के लिए सिनेमा की कैंटीन में सिर्फ 90 रुपये महीने की नौकरी की। और दूसरी तरफ एक ऐसी मॉडर्न एफएमसीजी कंपनी जिसका साल का रेवेन्यू आज 7,000 करोड़ यानी 60 बिलियन रुपीस है, 4 विशाल फैक्ट्रीज और पूरी दुनिया में इनका एक्सपोर्ट है। एक ही परिवार का ये ट्रांजिशन सच में हैरान कर देने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया की हर आलीशान इमारत की नींव में बहुत सारा पसीना होता है। विरानी परिवार के लिए यह सफर किसी लग्जरी बिजनेस को शुरू करने का नहीं था, यह सीधे तौर पर सर्वाइवल की बात थी। यहां उनकी शुरुआती यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सूखे के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद खेती की मशीन बेचने का बिजनेस ट्राई किया, वो भी बुरी तरह फेल। फिर चंदू भाई विरानी को राजकोट के एस्ट्रन सिनेमा की कैंटीन में काम मिला और वहां उन्होंने क्या नहीं किया। पोस्टर चिपकाने से लेकर फटी हुई सीटों की सिलाई तक हर छोटा काम पूरी शिद्दत से किया। खैर, हिम्मत नहीं हारी और 1982 आते आते उन्होंने अपने आंगन में ही आलू के चिप्स बनाने का एक छोटा सा प्रयोग शुरू कर दिया, जिसने 1989 में 50 लाख रुपए के एक मेगा प्लांट का रूप ले लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक कैंटीन बॉय इतनी बड़ी फैक्ट्री तक पहुंचा कैसे? इसका सबसे बड़ा राज था परेशानियों और मुसीबतों के बीच मार्केट गैप को पहचान लेने की उनकी क्षमता। 1976 की बात है। सिनेमा हॉल में अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म कभी कभी चल रही थी। हॉल एकदम खचाखच भरा हुआ। फिल्म का इंटरवल होता था सिर्फ 5 मिनट का और उन 5 मिनट के अंदर ग्राहकों की भीड़ चिप्स और स्नैक्स के लिए टूट पड़ती थी। चंदू भाई के सामने सबसे बड़ी टेंशन ये आई कि उनके 3 अलग अलग चिप सप्लायर्स लगातार फेल हो रहे थे। कोई टाइम पर डिलीवरी नहीं देता तो किसी के चिप्स की क्वालिटी एकदम बेकार होती थी। डिमांड जबरदस्त थी पर सप्लाई बिल्कुल बॉटलनेक बन चुकी थी। और यहीं से चंदू भाई का एक बड़ा सीधा सा फंडा निकलकर सामने आता है। उनका मानना है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग अक्सर अच्छे बिजनेसमैन नहीं होते। वो अपना पूरा वक्त हर चीज का हद से ज्यादा एनालिसिस करने और ओवरथिंक करने में ही निकाल देते हैं। जरूरत तो बस मौके को तुरंत पकड़ने की होती है। उनके मुताबिक किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा जरूरी वो हिम्मत है जो क्लियर मार्केट गैप दिखने पर तुरंत एक्शन लेने के लिए चाहिए। तो ओवर एनालाइज करने की जगह उन्होंने एक सिंपल सी प्लेबुक फॉलो की। पहला कदम, मार्केट में जहां अपॉर्चुनिटी की कमी थी उसे पहचाना। उन्हें दिख गया था कि क्वालिटी चिप्स नहीं मिल रहे। दूसरा, बेसिक मार्केट रिसर्च की। कैंटीन में ढेरों लोगों की पसंद देख देख कर वो ग्राहक की जरूरत समझ चुके थे। और तीसरा, पूरी जान लगाकर मैदान में कूद रहे और कैंटीन वर्कर्स से सीधे वेफर मैन्युफैक्चरर्स बन गए। जब आपके पास शुरुआत में रिसोर्सेज की कमी हो, तब बूटस्ट्रैपिंग करना और ऑपरेशंस को एकदम टाइट रखना सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। शुरुआती दिनों में उन्होंने ठीक यही किया। किफ़ायत और जुगाड़ किसे कहते हैं, उसका एक बेहतरीन उदाहरण यहां मिलता है। शुरुआत की सिर्फ 10,000 रुपए से। उस वक्त आलू छीलने वाली स्टैंडर्ड मशीन ही 10,000 की आती थी, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। अगर सारा पैसा मशीन में जाता तो बिजनेस कैसे चलता? तो चंदू भाई ने दिमाग लगाया और सिर्फ 5,000 में आधी कीमत पर एक कस्टम बिल्ट मशीन बनवा ली। वेस्टेज कम करने के लिए और पैसे बचाने के लिए वो खुद ही रात रात भर जागकर आलू फ्राई करने का काम करते रहे। फिर 1989 के नए मेगा प्लांट में एक नया बोझ उनके सामने आया। जब प्लांट में मशीन्स खराब होती तो बाहर से आए इंजीनियर्स का रिपेयर और होटल का बिल 50,000 रुपए तक पहुंचने लगा। इसका क्या जबरदस्त समाधान निकला? 10वीं फेल चंदू भाई खुद ही पार्ट टाइम और सेल्फ टॉट इंजीनियर बन गए। प्लांट की मशीन्स वो खुद खोलकर ठीक करने लगे। एक बहुत बड़े और महंगे खर्चे को उन्होंने अपनी एक अनमोल इन हाउस स्किल बना लिया। यही शुरुआती छोटे छोटे इनोवेशंस आगे चलकर एक विशाल और मजबूत सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी का आधार बने। आइए देखते हैं ये सब कैसे स्केल हुआ। अगर हम इनके हजारों सप्लायर्स के नेटवर्क पर गौर करें तो एक आंकड़ा बहुत कुछ बोलता है। उनके लगभग 2,000 सप्लायर्स में से 80% यानी 80% किसान हैं।
ये दर्शाता है कि वो अपनी सप्लाई चेन की सबसे अहम और ज़मीनी कड़ी को कितना महत्व देते हैं। बेस्ट क्वालिटी का कच्चा माल खरीदना और उन किसानों को बिल्कुल टाइम पर पैसा देना, यही इनके मजबूत बिजनेस का असली सीक्रेट है। पर जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ा, इसे मैनेज करना आसान नहीं था। एक दौर था जब इनका डेटा स्प्रेडशीट्स, ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस में पूरी तरह बिखरा हुआ था। पता ही नहीं चलता था कि सिस्टम में क्या चल रहा है। उस कियोटिक माहौल से निकलने के लिए उन्होंने एक मैसिव टेक अपग्रेड किया। सब कुछ एक एकीकृत ऑटोमेटेड डीलर मैनेजमेंट सिस्टम पर ले आए। इस सॉफ्टवेयर शिफ्ट ने काम में शिफाफियत ला दी और चैनल पार्टनर्स को बहुत एक्शनेबल इंसाइट्स मिलने लगे, जिसने आगे बढ़ने की एक नई रफ्तार दी। लेकिन देखिए, ऑपरेशन सिर्फ बेहतर सॉफ्टवेयर लगाने से आगे नहीं बढ़ते। इस सिस्टम के पीछे लोगों को जोड़ने का एक बहुत ही गहरा मानवीय दृष्टिकोण भी था। ये कोड इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे हो सकता है। संस्थापक का सीधा सा मानना है, हमारी डिक्शनरी में सेल जैसा कोई शब्द नहीं है। जब आप अपना प्रोडक्ट सामने वाले पर जबरदस्ती थोपते हैं, तब वो सेल होती है। हमें तो बस बेहतरीन सर्विस देनी है, एक ऐसी लाजवाब क्वालिटी दो कि ग्राहक खुद आपको ढूंढता हुआ आए। इस एक सोच ने उन्हें किसी भी पुशी, अग्रेसिव सेल स्ट्रैटेजी से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। और यही फिलॉसफी इनकी कंपनी की टीम पर भी लागू होती है। आज इनके पास 7,000 कर्मचारियों की एक बड़ी फोर्स है, पर किसी पर कोई फोर्स्ड सेल्स टारगेट नहीं डाला जाता। महाभारत के लालच वाले रास्ते के बजाय उन्होंने रामायण से प्रेरित होकर अपनी कंपनी को एक दयालु, संयुक्त परिवार की तरह चलाना चुना। एक ऐसी अप्रोच जहां वो अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर संपत्ति और विकास दोनों को आगे बढ़ाते हैं। क्वालिटी, सर्विस और रिलेशनशिप पर इस अटूट फोकस का परिणाम ये हुआ कि मार्केट की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इनके सामने आकर खड़ी हो गईं। बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स ने इनकी कंपनी खरीदने के लिए भारी भरकम बायआउट ऑफर्स दिए। मुंह मांगी रकम लेने का मौका था, पर उन्होंने थिंगा दिखा दिया, इनकार कर दिया। क्यों? अपने वफादार ग्राहकों की वजह से। उन्हें मालूम था कि अगर कंपनी एमएनसी के पास चली गई तो चिप्स का स्वाद बदल जाएगा और लॉयल कस्टमर्स के लिए दाम भी बढ़ जाएंगे। एक सच्ची रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए उन्होंने कंट्रोल अपने ही हाथों में रखा। और उनके उन्हीं फैसलों का, उनकी उसी मेहनत का नतीजा ये आंकड़ा है। 7,000 करोड़ रुपए, $60 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये उसी परिवार का सालाना रेवेन्यू है जिसके पास एक वक्त अपना गांव छोड़ते समय आने जाने के लिए एक साधारण सी साइकिल भी नहीं थी। आज इनका एम्पायर कैसा दिखता है? पूरे देश में 4 बहुत विशाल फैक्ट्रीज, 50 से ज्यादा अलग अलग स्नैक प्रोडक्ट्स, 14 राज्यों में इनकी मजबूत पकड़ और पूरे इंडियन मार्केट में तीसरा सबसे बड़ा स्थान। और बात यहां रुकी नहीं है, अब इनका एक्सपोर्ट यूएई, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक हो रहा है। ये इस बात का सच्चा प्रमाण है कि स्लो एंड स्टेडी, यानी धीमे पर स्थिर तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस पर फोकस करके ग्लोबल लेवल तक भी पूरी ताकत के साथ स्केल किया जा सकता है। तो यहां इनकी कहानी से सीखने लायक एक आखिरी थॉट छोड़कर जाता हूं। जब बिजनेस या जिंदगी में आपके सामने अगली बड़ी रुकावट आएगी, तो वो कौन सी ऐसी असंभव लगने वाली परेशानी होगी जिसे आप एक जबरदस्त ऑपरेशनल ब्रेक थ्रू में बदल सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, सच्चे मायने में विकास करना मुसीबतों से बचकर भागने में नहीं, बल्कि उन्हें इंजीनियर करके अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल लेने में है।